एवरीवन, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। तो कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को आपको देखना है, समझना है और अगर कोई क्वेरी लगे तो कमेंट में मेंशन करना है। सो टुडे वी विल बी स्टडीइंग अ टॉपिक दैट इज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक हमने जो भी जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं उसमें हमने क्या किया था, हम शेयर्स इशू करते थे और कैश रिसीव करते थे। हमारी क्या जनरल एंट्रीज होती थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हम शेयर इशू करते थे उसके रिटर्न में हमें कैश रिसीव होता था। नाउ कैन देयर बी सम अनदर सिचुएशंस वेयर द शेयर्स कैन बी इशूड? सो देयर कैन बी लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस where the shares can be issued and we do not receive anything in return in cash, but we may receive some asset. आपने बिल्डिंग परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, so you may issue shares for the payment of any fixed asset purchased. You may issue shares for the purchase consideration of some business, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज किया उसके लिए, and you may issue shares to the promoters of the company, to the underwriters of the company. In all these situations we issue shares and the payment is not received in cash, instead it is received in kind. So let us see what can be the situations that is for the issue of shares for consideration other than cash. We may issue shares for the purchase of an asset, or we may issue shares for the purchase of the business. So what will be the journal entry in case we purchase an asset? The journal entry will be sundry asset account debited to vendor account. What do you mean by vendor? Vendor is a person who is supplying you the asset. Vendor is the person from whom you are buying that asset. So suppose you have purchased a building. So the journal entry will become building account debited to vendor's account, being asset purchased on credit. On the other side, so this is the amount due to vendor now. On the other side, in case we purchase a business, suppose हमने किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया, तो उस सिचुएशन में उस बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हमारे एसेट्स हो जाएंगे। उस बिजनेस की जो लायबिलिटीज थी उनको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ट्रांसफर हो जाएगी। सो इन दैट सिचुएशन वेयर वी आर बाइंग अ बिजनेस ऑफ अ पर्सन, assets account debited, all the assets what we are going to receive will be debited to sundry liabilities account. जो liabilities हमें पेमेंट करना है वो हम क्रेडिट कर देंगे, एंड टू वेंडर्स अकाउंट, जो अमाउंट हमें उसे पेमेंट करने का बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो बिजनेस परचेज किया उसमें हमें टोटल 10 लाख रुपीज के एसेट्स रिसीव हुए, और फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज भी हमने अज्यूम किया। सो what do you think, how much amount should be paid to the vendor? Remaining rupees 9 lakh. हमें 10 लाख रुपीज के एसेट्स रिसीव हुए हैं और 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज को हमने पेमेंट करना अज्यूम किया है। सो रिमेनिंग रुपीज 9 लाख शुड बी पेड और द अमाउंट ड्यू टू द वेंडर। बट लेट्स टेक अ सिचुएशन कि अगर हम 9 लाख ना पे करके अगर हमने 9,10,000 रुपीज का पेमेंट किया, मुझे पेमेंट करना था 9 लाख रुपीज का, बट आई हैव पेड रुपीज 10,000 इन एडिशन। सो व्हाई आई हैव पेड दिस रुपीज 10,000 इन एडिशन? दिस विल स्टैंड टू द डेबिट ऑफ गुडविल अकाउंट। यानी कि जब मैंने 10 लाख रुपीज के एसेट्स परचेज किए और 1 लाख रुपीज की लायबिलिटीज भी मुझे मिली, तो मुझे पेमेंट करना चाहिए था कितना? मुझे पेमेंट करना चाहिए था 9 लाख रुपीज। अगर मैंने उसमें कुछ भी एडिशनल पेमेंट किया है, सो ऑल द अमाउंट पेड इन एडिशनल विल बी ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। ओके, सो यू मे टेक इट टू बी एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये आपको बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से आ जाएगा। ऑन द अदर साइड, अगर मैंने 9,10,000 पेमेंट नहीं करके मैंने पेमेंट किया सिर्फ 8,50,000, मैंने इस बार पेमेंट किया है सिर्फ 8,50,000, मैंने 9,10,000 पेमेंट नहीं किया। मुझे पेमेंट करना था 9 लाख, बट मैंने कम पेमेंट किया। सो मुझे 9 लाख रुपीज का बिजनेस था, सिर्फ 8,50,000 में मिल गया। इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 50,000 रुपीज का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस तरह का प्रॉफिट है? Whether it is a revenue profit or a capital profit, it is a capital profit because it is from the non-recurring nature of the business. So, जो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, that will be shown
in the capital reserve because it is a capital profit, so it will be credited to capital reserve. Again, this can be a balancing figure. यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे बात हम करें गुडविल की या फिर हम बात करें कैपिटल रिजर्व की, देयर कैन बी आइदर ऑफ द टू. कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों नहीं होंगे, या तो आपके बिजनेस परचेज करने की जनरल एंट्री में गुडविल अकाउंट आएगा या फिर आपके एसेट परचेज करने की जनरल एंट्री में कैपिटल रिजर्व आएगा. नॉर्मल जनरल एंट्री क्या रहेगी आपकी? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट. एंड इन केस क्रेडिट में अगर अमाउंट कम पड़ता है, क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है, दैट विल रिप्रेजेंट कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है, दैट विल रिप्रेजेंट गुडविल. सो दिस वाज द जनरल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ एन एसेट. दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द परचेज ऑफ अ बिजनेस. आपने दोनों ही जनरल एंट्रीज में कंसीडर किया कि वेंडर का एक अमाउंट हमने ड्यू कर दिया है, वेंडर को हमने क्रेडिट कर दिया है. नाउ हाउ वी आर गोना मेक द पेमेंट टू द वेंडर? वी आर हैविंग द ऑप्शन दैट a payment can be made in cash, a payment can be made through check, and even we have the option that we can allot shares instead of in consideration of this building and the business purchased. अगर आपने कैश में पेमेंट किया तो हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. और अगर हमने उसे शेयर्स अलॉट किए हैं तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अमाउंट कैश में पेमेंट करें और बाकी का शेयर्स अलॉट करें. सो द जनरल एंट्री कैन बी कंबाइंड आल्सो, दैट इज वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीस आल्सो. ओके, तो जैसे कि आपने समझा, अगर हमने एसेट परचेज किया है उसके रिटर्न में भी हम शेयर्स दे सकते हैं, और अगर हमने किसी का बिजनेस परचेज किया है तो उसके परचेज कंसिडरेशन में भी हम शेयर्स इशू कर सकते हैं. बात क्या आती है कि जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, द शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, द शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम. शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं और शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं. सो व्हाट कैन बी द चेंज इन द जनरल एंट्री? Where the shares are issued at par, the entry will be vendor's account debited to share capital account, simply. But where the shares are issued at premium, the general entry will be vendor's account debited to share capital account to securities premium reserve account. Simple सा लॉजिक है. जहां पे आपने सिर्फ पार पे इशू किए शेयर्स तो सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा. जहां पे आपने प्रीमियम भी डिमांड किया है, सो vendor's account debited to share capital account to securities premium reserve account. Now the thing is, many times we need to calculate the number of shares or the securities issued. For that purpose, a formula used will be number of shares. कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है PC upon IP. That is purchase consideration upon issue price. Number of shares issued can be calculated by using the formula that is purchase consideration upon issue price. Purchase consideration का क्या मीनिंग है? Purchase consideration means the amount at which we have considered an asset to be purchased. अगर हमने 5 लाख रुपीज का एसेट परचेज किया, अब उसका 5 लाख रुपीज जो पेमेंट करना है, दैट विल बी द परचेज कंसिडरेशन. अगर हमने किसी का 10 लाख रुपीज का बिजनेस परचेज किया, उस 10 लाख रुपीज में से 2 लाख तो हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग का 8 लाख हमारा हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन. और इशू प्राइस का क्या मीनिंग होता है? सपोज हमने एक शेयर जो 100 रुपीज का था उसे हमने 100 रुपीज में इशू किया. द फेस वैल्यू वाज 100 और हमने उसको इशू भी कितने में किया? 100 रुपीज में. सो इशू एट पार और उसका इशू प्राइस कितना है? 100. बट एक शेयर है जो कि 100 रुपीज का है और उसको हमने 20 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया. सो उसका इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 120. सो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम. अगर हम पार पे इशू करते हैं तो हमारा इशू प्राइस वही फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट रहेगा, लेकिन अगर हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो हमारा इशू प्राइस विल बी हायर देन द फेस वैल्यू. सो इशू प्राइस मींस द फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम अमाउंट. ठीक है, जब आप उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख देते हैं, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दैट इज मेंट बाय इशू प्राइस. इशू प्राइस मींस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर 0 है तो वो एट पार हो गया. तो ये सिचुएशंस हैं, ये जनरल एंट्रीज हैं. बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा, और भी अगर कोई डाउट बचा होगा तो आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगा.
थैंक यू।